हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 12 है। इसमें हम डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखकर उसकी स्टडी करेंगे। उसमें टॉर्क का डेरिवेशन, वर्क डन का डेरिवेशन करेंगे और साथ साथ अगर डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो उसकी भी स्टडी करेंगे। ठीक, तो आप हेडिंग डालें डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें सबसे पहले हम टॉर्क का डेरिवेशन निकालेंगे। टॉर्क टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, देखिए जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनाकर उनके बीच की डिस्टेंस को बिल्कुल इक्वल रखना। ऐसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बीच में डिस्टेंस गैपिंग बराबर। इस टाइप का जो फील्ड होता है वो कैपेसिटर में प्रोड्यूस होता है। जैसे हम ये दो प्लेटें ले लें और उनमें एक प्लेट को पॉजिटिव कर दें, एक प्लेट को निगेटिव, तो इसके अंदर यूनिफॉर्म फील्ड बनता है। ठीक, इसमें हम एक डाइपोल को रख रहे हैं किसी एट एन एंगल थीटा पर। देखिए ये यहाँ डाइपोल को रख दिया। इसमें यहाँ पर ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज 2L है और थीटा एंगल पर ये रखा गया है। ओके, इसकी जो पॉइंट है जहाँ पर माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज आपने रखा है उसको ए और बी पॉइंट ले रहा है, ए और बी पॉइंट। ठीक, देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट को है। इसका मतलब है कि इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो एक्सटर्नल है फील्ड, ये एक्सटर्नल बना लिया। इसके अंदर फिर डाइपोल को रखा है। ठीक, अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, इसलिए ये फोर्स इधर लगेगा और कितना होगा, क्यू ई। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू है, तो इसमें फोर्स क्यू ई लगेगा और इसमें फोर्स इधर अपोजिट लगेगा, ये भी क्यू ई, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, तो डायग्राम को बना लें और इसमें ध्यान देना जो नेट फोर्स है वो 0 है। दो लाइन वहाँ नोट कर दें। देखिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of charge, consider an electric dipole consisting of charge minus q and plus q and of length 2L placed in uniform electric field. Making an angle theta with the direction of field. थीटा एंगल है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, ये फोर्स आपका क्यू ई लगेगा और किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसी तरह से फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, ये भी क्यू ई लगेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लगा के वेक्टर लगा दिया ई के ऊपर। ठीक, हमेशा ध्यान रखना ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं ये फोर्स कैंसिल होकर, क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज इक्वल टू 0। एक पर लेफ्ट को फोर्स लग रहा है, एक पर राइट को। अगर आप फोर्स में यहाँ पर वेक्टर लगाएंगे ई के साथ, तो फिर अगर वेक्टर लगाते हैं तो इसमें पॉजिटिव रखना और इसमें जो है फिर नेगेटिव लगा देना। ठीक, मैग्नीट्यूड में सीधे लिखा जाएगा। लगा दें वेक्टर, राइट को हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है इसलिए वहाँ पर माइनस लगा दें। नेट फोर्स ऑन डाइपोल, एक्चुअली में डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसमें नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। ठीक, तो लेकिन ये टॉर्क बनाएगा। देखिए ये है, एक फोर्स लग रहा है राइट को, एक लेफ्ट को, तो ये आपने
इस पोजीशन से अगर इसमें इसको रोटेट कराया है तो ये जो है इसमें क्लॉकवाइज ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखिए ऐसे रोटेट कर जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिख दें नीचे नेट फोर्स लिख दिया होगा। लिखिए डाइपोल इज अंडर द एक्शन ऑफ टू, डाइपोल इज अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड opposite forces which gives rise to a torque, or torque which gives rise to a torque। लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज गिवन बाई, टॉर्क को टाउ से लिखते हैं सिंबल, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए ये दोनों फोर्स हैं, इससे यहाँ एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा और इसको हमने सी ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC होगी। ठीक है, लिखना चाहे लिख सकते हैं, एक्सटेंड कर दिया लाइन AC को और इसके ऊपर B से परपेंडिकुलर डाल दिया। तो यहाँ पर हम साइन थीटा की जरा वैल्यू निकालेंगे, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। साइन थीटा है BC/2L, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस 2L, तो BC जो लेंथ है वो 2L साइन थीटा है। फोर्स कितना लग रहा है, एक फोर्स लिया जाएगा QE और इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2L साइन थीटा। अब Q डाइपोल मोमेंट P होता है Q इंटू 2L, यहाँ पर लिख देना डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह P लिख दें, तो ये बन गया P साइन थीटा, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। बोर्ड में सिलेबस में है ये, इसको ठीक से तैयार रखें और संग में क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म भी ध्यान रखें। यहाँ पर जो टॉर्क आया है P साइन थीटा, यहाँ पर एक पॉइंट चेक कर लें, फोर्स तो ऑलवेज जीरो होगा, आप चाहें जैसे रख कर देख लें डाइपोल को, ये फोर्स की हुई इधर राइट को और ये लेफ्ट को मिलकर कैंसिल हो गया। ठीक, लेकिन अगर आप टॉर्क में देखेंगे तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो टॉर्क 0 होगा, साइन 0 0, और थीटा अगर 180 है वो भी यहीं लिख दें तब भी टॉर्क 0 है। ठीक है ना, और अदर पोजीशन में टॉर्क 0 नहीं होगा। तो जब यूनिफॉर्म फील्ड में हम डाइपोल को रखते हैं तो फोर्स ऑलवेज 0 होता है और टॉर्क मे आर मे नॉट बी 0। दो पोजीशन में 0 है, एक 0 डिग्री पर और दूसरा 180 डिग्री पर। अगर 90 रख देंगे तो टॉर्क मैक्सिमम होगा क्योंकि साइन 91 होगा। तो नीचे 9 नोट कर दें। इन यूनिफॉर्म फील्ड नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, इन यूनिफॉर्म फील्ड नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज 0। टॉर्क मे आर मे नॉट बी 0। ठीक, इन यूनिफॉर्म फील्ड नेट फोर्स ऑन द टॉर्क इज ऑलवेज 0, ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज 0 एंड टॉर्क मे आर मे नॉट बी 0। ठीक है, फोर्स हमेशा 0 होगा, टॉर्क 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे आपने ड्राइव किया उसमें 0 डिग्री और 180 डिग्री पर टॉर्क जो है वो 0 है और अदर किसी सिचुएशन में टॉर्क 0 नहीं होगा। अब हम जरा यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म की थोड़ा चेकिंग करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लें डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कई सिचुएशन में इसको आपको शो कराना चाहेंगे। जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होती है पॉजिटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज के पास में जो फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा, डिस्टेंस के साथ फील्ड डिक्रीज होगा। हम यहाँ पर एक डाइपोल रख रहे हैं और वो भी हम फील्ड लाइन के ऊपर रखेंगे। जस्ट यहाँ पर हमने देखिए ये डाइपोल रख दिया है, ये -q, ये +q और ये डाइपोल लेंथ 2L। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज है, तो जो +q पर फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा QE,
प्लस लिख दिया QE, इसमें फोर्स इसको F1 लिख दे रहा है, ठीक। और जो नेगेटिव पर फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव की तरफ लगेगा, वो इधर लगेगा, इसे हमने QE माइनस लिख दिया, यानी माइनस चार्ज पर फोर्स। ये दोनों फोर्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा होगा आपका, इसको हम F2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो F2 है वो ग्रेटर देन F1 होगा, है, ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, ये पास में है, इसलिए इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर नेट फोर्स, नेट लिख रहे हैं F नेट, नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक। लेकिन यहाँ टॉर्क 0 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, सीधे आएगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक। ठीक इसी तरह से जैसे मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ इधर इंक्रीज हो रहा है, इस साइड में हमने जहाँ एरो बनाया उसमें इंक्रीजिंग है, और इसमें यहाँ पर एक प्लस चार्ज रखा, एक ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q, डिस्टेंस 2L। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मीनिंग ये हुआ कि नेगेटिव पर यहाँ पर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इधर को इंक्रीज हो रहा है, ठीक, और इस पर फोर्स कम लगेगा। तो जो फोर्स है आपका वो नेगेटिव पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर फोर्स जो है वो हम ले रहे हैं F1, नेगेटिव पर जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, इधर फील्ड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और पॉजिटिव पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। इसलिए अगर फोर्स का एरो दिखाएं तो इसमें F1 ऐसे दिखाएं अपोजिट डायरेक्शन में, और इसमें इस तरफ दिखाएं F2, ठीक। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव पर फील्ड के सेम डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव पर फोर्स राइट को लगेगा, नेगेटिव पर लेफ्ट को लगेगा, लेकिन F1 ग्रेटर देन F2 होगा। इस केस में नेट फोर्स नॉट इज इक्वल टू 0 और टॉर्क 0 होगा, ठीक। ऐसे ही अगर जो फील्ड है वो अगर इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग होने लगे, ये इंक्रीजिंग फील्ड था, अगर डिक्रीजिंग फील्ड हो तो इसका जस्ट अपोजिट केस बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये बात यहाँ भी समझ गए कि दोनों ही केस में जो फोर्स है वो 0 नहीं होगा। अब हम एक और केस लेते हैं, ये जो फील्ड हमने बनाया था ये नॉन यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो जब ही बनेगा जब दो प्लेटें ली जाएं कैपेसिटर की तरह, और उसमें जैसे अभी हमने दिखाया था स्टार्टिंग में, और उसमें एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाए, दूसरे प्लेट पर निगेटिव चार्ज दिया जाए, केवल तभी यूनिफॉर्म फील्ड के प्रोडक्शन का जो है होगा, अदरवाइज यूनिफॉर्म फील्ड नहीं बनेगा। एक केस और है यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म में, आप चेक करने की कोशिश करें। जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, अभी हमने जो बनाया था डायग्राम, और इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, ठीक। यहाँ से r डिस्टेंस पर एक हम देखिए डॉटेड करके सर्कुलर सी लाइन बना रहे हैं, है ये स्फेरिकल होगी 3D में, इसमें डिस्टेंस इक्वल है दोनों पॉइंट की। देखिए एक पॉइंट हमने A लिया, एक पॉइंट B लिया, इंटरेस्टिंग केस है, इसको समझने की कोशिश करें। हमने इसके ऊपर एक पॉइंट A लिया और एक B, इनकी डिस्टेंस इक्वल है पॉजिटिव से, तो फील्ड आपको लग रहा होगा कि फील्ड इक्वल है, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर इसमें हम यहाँ पर एक डाइपोल रखते हैं ऐसे, इसमें हमने रख दिया है पॉजिटिव चार्ज Q प्लस Q और इसमें माइनस Q, ठीक। इनमें फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा QE, और जो नेगेटिव पर फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखिए इस पर इधर लगेगा QE, ठीक, ये इस राइट को, और ये इस तरफ लगेगा लेफ्ट साइड को। लेकिन ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल है, ओके। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पर ध्यान दें, इनके डायरेक्शन अलग अलग है, और जब दो वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पर होंगी तो उनका नेट रिजल्टेंट निकलेगा पैरेललोग्राम लॉ से, इसलिए इसमें नेट फोर्स 0 नहीं होगा।
ठीक से समझ लेना, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, लेकिन ये टॉर्क क्रिएट करेगा। ठीक, ये देखिए ऐसे टॉर्क क्रिएट करेगा और फोर्स भी जीरो नहीं है, यानी कि लीनियर मोशन भी होगा, क्योंकि ये फोर्स जो है इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, ये फोर्स ज़्यादा यहाँ कम नहीं, इनका दोनों का रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है दोनों के। इसलिए जैसे हम वेक्टर सम करते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फोर्स है इसको हम F1 ले रहे हैं और इसको F2 ले रहे हैं, तो F1 फोर्स इस डायरेक्शन को है, यहाँ से मिलाइए इस राइट को, और इसमें जो ये फोर्स लग रहा है ये वाला का डायरेक्शन ये है, ये F2 है। और इन दोनों का अगर पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो नेट फोर्स ऐसे बनेगा, जाके टेल टू टेल अटैच किया है, वेक्टर सम आना चाहिए करना, इसका मतलब इसका एक मोशन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन को। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर नेट फोर्स नॉट इज इक्वल टू जीरो और टार्क भी जीरो नहीं है, दोनों होंगे फोर्स। अब नॉन यूनिफॉर्म का कंक्लूजन निकालें। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आप डाइपोल को रखते हैं तो फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन टार्क मे आर मे नॉट बी जीरो। अभी हमने दो केस दिखाए थे जिसमें कि टार्क जीरो है, लेकिन इसमें टार्क जीरो नहीं है, नेट फोर्स किसी में भी जीरो नहीं है। ठीक, तो आप स्टेटमेंट नोट कर दें, इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स always not is equal to zero, always not is equal to zero, but torque may or may not be zero, but torque may or may not be zero। ठीक, ये देखिए ये जनरल स्टेटमेंट है। हम एक सिचुएशन आपको यहाँ पर और डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर कभी भी इस तरह का है आपका, जैसे ये फील्ड दिया हुआ है, ये वाला, ये फील्ड आपका यूनिफॉर्म है अगर डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आप किसी डाइपोल को रखते हैं तो अभी आपने देखा था कि नेट फोर्स जो है वो ऑलवेज जीरो था। ठीक, टार्क मे आर मे नॉट बी जीरो। अगर हम डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में ऐसे रख दें तो यहाँ पर थीटा जीरो है। ठीक, इस सिचुएशन में क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को है, डाइपोल मोमेंट होता नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट पैरेलल है, हमने ये पैरेलल का साइन लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस सिचुएशन में जो फोर्स है वो भी जीरो है और टार्क भी जीरो है, नेट फोर्स भी जीरो और फोर्स तो ऑलवेज जीरो होगा, इस सिचुएशन में टार्क जीरो होगा। और अगर मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट को और डाइपोल मोमेंट अपोजिट रख दें, ये यूनिफॉर्म फील्ड है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ऐसी सिचुएशन में डाइपोल मोमेंट आपको लेफ्ट को होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को होगा, तो यहाँ पर थीटा कितना है 180 है, यानी कि एंटी पैरेलल है। इस सिचुएशन में भी आपका फोर्स जीरो और टार्क जीरो होगा। ठीक, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में आपने कोई भी केस ऐसा नहीं देखा जिसमें कि एफ नेट जीरो हो। ये यूनिफॉर्म फील्ड हमने बना दिया, आप चाहे पहले बना चुके हो तो नोट नहीं करना, इन यूनिफॉर्म फील्ड का सिचुएशन दिया है। नॉन यूनिफॉर्म का आपने लिख लिया है कि नेट फोर्स ऑलवेज नॉट इज इक्वल टू जीरो, टार्क मे आर मे नॉट बी जीरो। तो आप कंक्लूजन समझ गए। अब यहाँ पर एक नेचुरल क्वेश्चन एराइज होता है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जो हम फोर्स निकालेंगे उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ये एक्सप्रेशन हालांकि बोर्ड के मतलब का नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में इसका काम आएगा, इसलिए बहुत छोटा फार्मूला है, आप लोग फार्मूला ध्यान रखें इसका। लिखिए, फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, तो जो नेट फील्ड लगेगा डेल्टा ई, वो जो प्लस पर फील्ड होगा उसमें माइनस कर दें नेगेटिव पर फील्ड, तो आपका नेट फील्ड आ जाएगा। ठीक, ये हमने वेक्टर लगा दिया है। फोर्स क्या होता है, अब यहाँ मैग्नीट्यूड ले लेंगे डेल्टा ई,
फोर्स होता है आपका यहाँ पर क्यू ई, क्यू ई का मतलब क्यू डेल्टा ई, ठीक। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लें आप, क्यू डेल्टा ई, इसमें डेल्टा एल से डिवाइड कर दें और डेल्टा एल मल्टीप्लाई कर दें, क्यू इंटू डेल्टा एल पी होगा, और ये बना आपका डेल्टा ई बाई डेल्टा एल फोर्स। इसको हम डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि वेरिएबल केस यहाँ लगेगा तो डिफ्रेंसिएशन जब यूज़ करेंगे तो डी बाई डी एल लिखेंगे, इसका यूज हम आगे बताएंगे। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एक आपको हम लेक्चर डालेंगे, उसमें हम इसका यूज जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक। लेकिन ये फार्मूला आप ध्यान रखें, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डाइपोल को रखते हैं तो उसके फोर्स का ये फार्मूला है पी डी बाई डी एल, ठीक। सिंपली डेल्टा एल को डिवाइड और मल्टीप्लाई करके इसका कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक। अब आप हेडिंग डालें वर्क डन, हेडिंग डालें वर्क डन, ये भी डेरिवेशन आपके बोर्ड सिलेबस में है। वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर डाइपोल में जो है वो फोर्स लगता है, टार्क फोर्स जीरो है, टार्क लगता है, तो इसको जब हम रोटेट कराएंगे तो इसमें हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ये सेम डायग्राम है, एक यहाँ पर डाइपोल रख दीजिए, एक पर चार्ज माइनस क्यू और दूसरे पर प्लस क्यू, ये डाइपोल रख दिया माइनस क्यू, अभी आपने नोट किया था इसमें फोर्स क्यू इधर लगेगा और इसमें इस तरफ लगेगा, ये थीटा एंगल है ये वाला, ये परपेंडिकुलर डाल दें, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, ठीक। देखिए जब हम इसको पैरेलल रखते हैं डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड को, जब थीटा जीरो होता है, जीरो मतलब इसके बीच में एंगल डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक। उस समय यहाँ पर टार्क जीरो था, ठीक, और फोर्स तो ऑलवेज जीरो है। इसको जब हम रोटेट कराएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर रोटेट, उसी का हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट कराएंगे तो लिखिए टार्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, टार्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इज गिवन बाई, टार्क का फार्मूला अभी ड्राइव किया पीई साइन थीटा, टार्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इज गिवन बाई, लिखिए टार्क ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल, टार्क ट्राइज टू रोटेट द डाइपोल till it is parallel to the line of force, torque tries to rotate the dipole till it is parallel to the line of force, यानी कि जब आपने यहाँ पर ये रखा है डाइपोल को तो टॉर्क लगेगा, किधर लग रहा है देखिए क्लॉकवाइज, इसको पैरेलल लाने की कोशिश करेगा, ठीक। लिखिए इट गिव्स the equilibrium position. Now suppose the dipole rotated, now suppose the dipole rotated in anti-clockwise through an angle theta, then torque applied by external agent, then torque applied by external agent is given by, इसी फार्मूले को नोट कर दें, EXT लिख दें, टार्क एक्सटर्नल। ये हमने पहले जनरल फार्मूला लिखा था टार्क का, जब ये ऐसे रखा होगा तो नेट टॉर्क जीरो होगा, आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इसमें जो है वो टॉर्क लगाना पड़ेगा, उस टॉर्क की ये वैल्यू होगी। यहाँ पर थीटा वेरिएबल है इसलिए वर्क डन का फार्मूला वेरिएबल का लगेगा। लिखिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू इंक्रीज द एंगल बाई डी थीटा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू इंक्रीज द एंगल बाई डी थीटा।
तो वर्क डन का फार्मूला टाउ डी थीटा, ये एक्सटर्नल लिखा है EXT, तो ये वैल्यू डाल दें आप, PE साइन थीटा डी थीटा। अब जब नेट वर्क डन निकालेंगे, लिखिए नेट वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, नेट वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। तो ये इंटीग्रेट कर दें, फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। हमने कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लिया और वेरिएबल को अंदर रखा इंटीग्रेशन साइन के। तो dw का इंटीग्रेशन w हो जाएगा वर्क डन PE साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट डाल दें, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालेंगे तो माइनस कॉस θ2 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा कॉस θ1। तो वर्क डन का फार्मूला बन गया PE इन ब्रैकेट कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये एक्सप्रेशन आप लर्न रखें, इसमें θ1 और θ2 अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से एंगल है, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से उसका एंगल है। वर्क डन का फार्मूला भी लर्न रखना, वर्क डन PE cos θ1 माइनस cos θ2। एंगल ध्यान रखना हॉरिजॉन्टल से लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका जो यूनिफॉर्म फील्ड है, इसमें डाइपोल जो है, ये डाइपोल रखा हुआ है माइनस Q प्लस Q, और इसको हमने रोटेट कर, अभी इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है यहाँ से, और इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री पर है, और हमने इसको 30 डिग्री रोटेट करा दिया और ये डाइपोल यहाँ पहुँचा दिया ऐसे। तो इस सिचुएशन में जो θ1 लेंगे वो 30 डिग्री लेंगे और θ2 60 डिग्री लेंगे, यानी हम हॉरिजॉन्टल से एंगल हमेशा लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से होगा। इनिशियल पोजीशन 30 डिग्री पर है, फाइनल पोजीशन 30 डिग्री, लेकिन हम हॉरिजॉन्टल से देखेंगे, यानी कितना रोटेट कराया, 30 डिग्री रोटेट कराया। तो ऐसी सिचुएशन में θ1 30 डिग्री और θ2 60 डिग्री लेंगे, यानी प्लेन से एंगल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से एंगल लेंगे कितना होगा। ठीक, डेरिवेशन में भी वही है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए θ1 0 डिग्री है और θ2 जनरल एंगल थीटा है, तब वर्क डन कितना होगा। θ1 0 का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां फोर्स भी 0 और टार्क भी 0। तो ऐसे में जो फार्मूला बनेगा वो PE 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 1 हो जाएगा और θ2 की जगह थीटा नोट कर दिया। दूसरा, θ1 0 डिग्री है और θ2 180 डिग्री, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ध्यान रखना। यानी कि θ1 जब 0 है तब भी इक्विलिब्रियम होता है और थीटा जब 180 है तो तब भी होता है। अभी हम लास्ट में बताएंगे कि जो θ0 की पोजीशन है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है और 180 की जो पोजीशन होती है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की होती है। ठीक, तो कभी कभी ये भी पेपर में आ जाता है कि स्टेबल से अनस्टेबल तक रोटेट करा रहे हैं। ठीक, हम यहाँ पर डायग्राम भी बना दे रहे हैं। θ1 0 का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट को है तो डाइपोल मोमेंट भी राइट को है। θ 180 का मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट को है तो डाइपोल मोमेंट अपोजिट है। ये स्टेबल होता है इक्विलिब्रियम और ये अनस्टेबल होता है। पोटेंशियल एनर्जी के बाद इसका डिस्कशन होगा। ऐसे में वर्क डन P डाइपोल मोमेंट है, वैल्यू पुटअप कर दें, cos 0 माइनस cos 180, cos 0 1 होता है, cos 180 माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ डालेंगे तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, ये 2 PE वर्क डन हो गया। इसको डायरेक्ट जरूर लर्न रखें और ध्यान रखें कि 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट कराने में इसमें कितना वर्क डन होगा। तो आप समझ गए होंगे दो केस। हम लोगों ने डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखकर डिस्कस किया कि टॉर्क कितना लगेगा और वर्क डन कितना होगा θ1 से θ2 तक एंगल रोटेट कराने में। ठीक है ना। देखिए जो ये वर्क डन होता है, यही वर्क डन डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में स्टोर्ड हो जाता है।
यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन आता है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग डालें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। नेक्स्ट हेडिंग डालें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। नोट किया? देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन होते हैं फिजिक्स में, वो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेकर किए जाते हैं। एक्चुअली में हम हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में देखना, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन डिस्कस है। वी डिफाइन ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज निकालने के लिए अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हमें एक जगह पर उसको जीरो एज्यूम करना पड़ेगा। हम फिजिक्स में इन जनरल जितने भी केस होते हैं उसमें इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो एज्यूम करते हैं। लेकिन आप बहुत सारी बुक्स में देखेंगे कि यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया गया है, उस एक्सप्रेशन में उन्होंने 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो एज्यूम किया है। तो उसका रीज़न क्या है, हम इसके दोनों डेरिवेशन आपको बता रहे हैं, आप यहाँ पर नोट करें। और हेडिंग डाल दी होगी आपने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, बराबर डिस्टेंस पर बनाना हमेशा बोर्ड में, इनके बीच की दूरी सब बराबर, ठीक। देखिए, हमने इनफाइनाइट पर एक डाइपोल को रखा, ये इनफाइनाइट मीनिंग लार्ज डिस्टेंस, बहुत। ये डाइपोल है, 2L इसके बीच में डिस्टेंस है, और इस डाइपोल को सीधे यहाँ तक तो फील्ड ही नहीं है, अब फील्ड में एंटर करेगा और सीधे लाकर यहाँ रख दीजिए। रखिए यहाँ पर, ये हम -Q ले आए और ये हम +Q ले आए, चार्ज ये ले आए यहाँ तक, ये यहाँ पर मूव करा दिया इधर को, ठीक से समझ लेना। इनफाइनाइट पर है, ये एट इनफाइनाइट है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। हमने लिख दिया एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहाँ पर हमने थीटा 90 पर सीधे ले आया इसे। जितना ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है, जितना वर्क डन पॉजिटिव में होगा उसके ठीक इक्वल और अपोजिट वर्क डन नेगेटिव पर होगा, ठीक। इसलिए इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में नेट वर्क डन जीरो होगा, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, ठीक। तो यहाँ पर नोट कर दें, नेट वर्क डन टू ब्रिंग the dipole is equal to zero. Net work done to bring the dipole in electric field, और लिखते हैं in electric field at theta 90 पर नेट वर्क डन जीरो होगा। Hence at theta 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। आप समझ गए होंगे, थीटा 90 पर भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। इसलिए बहुत सारी बुक्स में 90 से ही पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन किया जाता है। अब आप नीचे डिफिनीशन नोट कर दें, लिखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, एज वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल from a direction perpendicular to the field, from a direction perpendicular to the field to the given direction, यानी परपेंडिकुलर से ले आए किसी एंगल थीटा पर, from a direction perpendicular to the field to the given direction। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि जो वर्क डन है वो टाउ डी थीटा होता है फार्मूला। वर्क डन कहाँ से कहाँ रोटेट कराने में, 92 थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, 92 थीटा, टार्क की वैल्यू डाल दें PE साइन थीटा डी थीटा, और PE को इंटीग्रेशन साइन से बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 92 थीटा। अब अपर लिमिट डालें, थीटा माइनस कॉस 90 जीरो होगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका कॉस थीटा बचेगा। हमने माइनस अंदर ले रहे हैं, तो ये बन गया -PE कॉस थीटा।
यही वर्क डन इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। लिख दीजिए, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो जब आप ये डिफिनीशन दें तो आप ये लिखना चाहें तो बोर्ड में लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है डाइपोल की, और थीटा 90 पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बन गया माइनस पी कॉस थीटा। यहाँ पर पी वहाँ भी लिखा है, यहाँ पूरा लिखना वहाँ पर पेपर में, पोटेंशियल एनर्जी यू से लिख देते हैं, वैसे पोटेंशियल एनर्जी यू से, माइनस पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, आप समझ गए होंगे। और इसका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ वर्सेस थीटा माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बनेगा, यानी कि ऐसे, ये कॉस थीटा का अपोजिट। ठीक, यहाँ पर ये वैल्यू माइनस पीई होगी और ये वैल्यू यहाँ पर प्लस पीई होगी। पी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है, ये 90 और यहाँ पर पूरा आपका 360 और ये 180। कॉस 180 माइनस 1 होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस पीई। सीधी बात, माइनस कॉस थीटा का ग्राफ बनेगा क्योंकि फार्मूला माइनस पीई कॉस थीटा है। तो आप ये समझ गए होंगे डेरिवेशन। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की माइनस पीई कॉस थीटा होती है। ये कॉस थीटा का हमने ग्राफ बनाया था, रिवर्स कर दिया क्योंकि माइनस पीई कॉस थीटा यहाँ पर है। अब यहाँ पर ध्यान दें, आप ये डेरिवेशन बोर्ड में कर सकते हैं। ओके, अब दूसरे पॉइंट पर हम पहुँचते हैं। एक इसमें डेरिवेशन और दिया जाता है, वो भी हम आपको समझाएंगे, सेकंड मेथड। स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव वगैरह या जिसके यहाँ कराया जाए क्लास में, वो इस डेरिवेशन को करें। ये यूनिफॉर्म फील्ड है, इसमें एक डाइपोल को हम हॉरिजेंटली, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, डिस्टेंस 2l, और इसको हम सीधे यहाँ पर लाके हमने यहाँ रख दिया। ये इन्फिनिटी पर है और एट इन्फिनिटी यहाँ पर लाकर ये डाइपोल को सैचुरेटेड कर दिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू। यहाँ पर देखना, जब हम इस डाइपोल को लेकर आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ तक कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि यहाँ फील्ड ही नहीं है इलेक्ट्रिक। अब जब अंदर लाएंगे तो माइनस क्यू चार्ज को 2l डिस्टेंस ज़्यादा चलना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, किसको, माइनस क्यू चार्ज को। इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन होगा, वो एक्स्ट्रा जो वर्क डन है वो माइनस क्यू चार्ज के द्वारा होगा। ये आपका यूनिफॉर्म फील्ड है, यानी इस बार हम डाइपोल को सीधे लेकर आए ऐसे। ठीक, तो माइनस क्यू चार्ज को हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। लिखिए, चार्ज माइनस क्यू कवर्स एन एडिशनल डिस्टेंस 2l। चार्ज माइनस क्यू कवर्स एन एडिशनल डिस्टेंस 2l over the distance covered by charge plus q। ठीक, हेंस नेट वर्क डन, तो कितना यहां पर नेट वर्क डन होगा एक्स्ट्रा, ये जो वर्क डन है W1 लिख दे रहे हैं, फोर्स लग रहा है माइनस क्यू ई और डिस्टेंस उसने एक्स्ट्रा चली है 2l, q इंटू 2l p होता है, इसलिए माइनस पीई वर्क डन उसे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट इसका बना। अब हम डाइपोल को थीटा एंगल पर रोटेट करा दे रहे हैं। ये हमने डाइपोल को, देखिए, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, थीटा एंगल पर इसको घुमा दिया डाइपोल को। ठीक, अब कितना वर्क डन होगा, दोनों वर्क डन ऐड होंगे तो जनरल फार्मूला हमारा पोटेंशियल एनर्जी का बन जाएगा कि थीटा एंगल पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये हमने डाइपोल को थीटा एंगल पर ये रोटेट करा दिया, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब इसमें वर्क डन यहाँ पर लिखिए, सेकंड पार्ट, डाइपोल लिखिए, डाइपोल रोटेटेड at an angle theta from equilibrium position,
वैसे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की है, आप यहाँ नोट कर दें। तो कितना वर्क डन होगा? वर्क डन का फार्मूला अभी आपने पढ़ा था, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो पहले फार्मूला लिख ले रहे, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यहाँ पर थीटा 1 0 डिग्री है और थीटा 2 थीटा है, तो कितना वर्क डन हुआ? PE cos 0 1 होता है और वहाँ थीटा डाल दें तो 1 माइनस cos थीटा, ये दूसरा वर्क डन हुआ। पहले क्या किया, इनफाइनाइट पर रखा था डाइपोल, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, इसको ले आए अंदर, तो एक्स्ट्रा वर्क डन इतना करना पड़ा। उसके बाद इसको रोटेट करा दिया थीटा पर। ठीक, अब नेट वर्क डन निकाल दो, वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेट वर्क डन W1 प्लस W2। ठीक, तो माइनस PE प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें PE कैंसिल हो गया और ये बन गया माइनस PE कॉस थीटा। यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी बन गई U, और ये बन गया माइनस P डॉट E। आप समझ गए होंगे, ये सेकंड मेथड है डेरिवेशन का। एक में हम क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है तो सीधे परपेंडिकुलर लाए, यहाँ तक लाने में कोई वर्क डन नहीं होगा। तो जो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 है और यहाँ से फील्ड लेफ्ट को स्टार्ट है, तो फिर इसके बाद इसमें यहाँ जो वर्क डन को, इसमें अंदर वर्क डन पॉजिटिव और नेगेटिव को इक्वल करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भी इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है और थीटा 90 पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। फिर इसको थीटा पर रोटेट करा के और दोनों वर्क डन को हमने फर्स्ट में प्लस कर दिया, तो आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE कॉस थीटा। इसमें क्या किया आपने, मान लीजिए यहाँ से फील्ड हॉरिजेंटल लेकर आए, यहाँ माइनस Q चार्ज, यहाँ प्लस Q, तो जब अंदर लाएंगे तो माइनस Q ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, कितना? 2L। उससे ये वर्क डन निकाल लिया। फिर इसको क्या किया, अंदर फील्ड के लाकर इसको थीटा डिग्री पर रोटेट करा दिया, तो नेट वर्क डन निकल आया कि कितना होगा। दोनों वर्क डन ऐड कर दीजिए तो नेट वर्क डन आपका निकल गया कि कितना होगा। ठीक, तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी हम 90 पर भी 0 होती है यहाँ पर। ठीक, और डाइपोल को किसी फील्ड के अंदर अगर हम रखते हैं तो उसको जो घुमाने में वर्क डन होता है वो उसमें ऐसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहता है। अब यहाँ केवल हम एक और डिस्कशन करना चाहेंगे, स्टेबल और अनस्टेबल का, वो जरूरी है। देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ये राइट को और डाइपोल मोमेंट भी राइट को है, ठीक, ऐसी सिचुएशन में थीटा इज इक्वल टू 0 है। थीटा मतलब एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने अभी चेक किया, ऐसी सिचुएशन में नेट फोर्स, नेट तो यूनिफॉर्म में वैसे भी 0 है, नेट फोर्स 0 है और यहाँ पर टॉर्क भी 0 है। इसका मतलब यहाँ रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों तरह के इक्विलिब्रियम है। ठीक, इसका मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना। अब अगर इक्विलिब्रियम है तो हमें चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक, तो इसकी दो पहचान होती हैं, हमने जगह जगह पर इस चीज को डिस्कशन किया है। एक तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर यू लिख दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस PE कॉस थीटा, थीटा को 0 डालें तो कॉस 0 1 होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE जो कि मिनिमम है। एक तो पहचान ये होती है। दूसरी पहचान ये है कि डाइपोल को अपनी जगह से डिस्टर्ब कर दो, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो इसमें क्लॉकवाइज रोटेट करने की टेंडेंसी होगी। उससे ये क्या करेगा, ये स्टेबल में आने की कोशिश करता है। इसका मीनिंग है कि जब भी अपनी किसी बॉडी को अपनी जगह से अगर हम डिस्टर्ब कर दें और उसकी ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी हो तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक, दूसरी पहचान पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। ठीक, अगर कोई डाउट हो तो वर्क एनर्जी पावर में पोटेंशियल एनर्जी को स्टेबल और अनस्टेबल का लेक्चर वहां पर चेक करें। यहाँ पर डिस्टर्ब करें तो ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी है, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बोर्ड वाले ठीक से लर्न रखना, थीटा 0 पर स्टेबल। दूसरी कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट को और डाइपोल मोमेंट है लेफ्ट को, इसका मतलब यहाँ थीटा 180 है। यहाँ पर भी जो नेट फोर्स है वो 0 है और टार्क भी 0 है, क्योंकि साइन 180 0 होता है। फिर यहाँ चेक करें पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यू से लिखते हैं, cos 180 की वैल्यू -1, cos 180
-1, इसलिए यहाँ पर जब आप यहाँ वैल्यू डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में -PE cos थीटा, तो ये +PE बन गया और ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, ये मैक्सिमम आ गई। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो फिर अनस्टेबल होगा। दूसरा आप चेक करके देख लेना, अगर हम इस डाइपोल को डिस्टर्ब करते हैं तो फिर ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। देखिए हम यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ और डाइपोल मोमेंट इधर का मतलब है नेगेटिव इधर है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, -2 पॉजिटिव होता है डाइपोल। अब इसको डिस्टर्ब करिए, ये +Q आ गया, ये -Q आ गया। +Q पर फोर्स इधर लगेगा और -Q पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए ये करा, अब ये तुरंत यहाँ से रोटेट होने लगेगा और किधर जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ, क्योंकि हर बॉडी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को गेन करना चाहती है। ठीक, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अच्छी तरह से नोट कर देना, थीटा 180 पर अनस्टेबल और थीटा 0 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। ठीक, हमने पोटेंशियल एनर्जी में 2 पहचान आपको बताई हैं। अगर किसी बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब कर दो, उसमें अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की टेंडेंसी हो तो वो स्टेबल होता है या पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक, आप किसी बाउल में रखें किसी बॉल को और थोड़ा सा डिस्टर्ब करें फिर वहीं आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक, और अनस्टेबल में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा, कहाँ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ, और साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो समझ गए होंगे आप, हमने आज आपको डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क का डेरिवेशन, वर्क डन का डेरिवेशन और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन कहीं कहीं पर पोटेंशियल के चैप्टर में भी दिया हुआ है। ठीक, हमने इसको और साथ साथ में हमने इक्विलिब्रियम का भी डिस्कशन कर दिया है। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप स्टडी करें।